नमस्कार दर्शकों, EMS टीवी में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा। डॉक्टर शर्मा ने भोपाल की हमीदिया कॉलेज से LLB MA की शिक्षा प्राप्त की। विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन से भारतीय न्याय व्यवस्था की धीमी गति जैसे जटिल विषय पर PhD की है। पिछले 6 माह से मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष की हैसियत से प्रदेश के लगभग 25 जिलों का निरीक्षण कर चुके हैं। ग्वालियर और भोपाल में बच्चों को लेकर जो अमानवीय व्यवहार की घटना सामने आई थी, उस पर आयोग ने सार्थक प्रयास किए हैं। तो आइए हम उनसे चर्चा करते हैं। जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद अंकिता जी। जी, हाल ही में आपने मध्य प्रदेश के कई जिलों के दौरे किए हैं। बच्चों को लेकर क्या कुछ स्थिति सामने आई है? मैं देखता हूँ बच्चों के संबंध में अभी मुझे जो बहुत छोटी छोटी बातें ध्यान में आ रही हैं, मैं सबसे गंभीर रूप से इसमें मानता हूँ कि बच्चों का परिवारों में कम्युनिकेशन गैप बढ़ता जा रहा है। माता पिता से इतनी खुलकर के बात होना चाहिए बच्चों की, उतनी नहीं हो रही है। ये मैं एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में देखता हूँ इसको। जी, मन की बात करके एक पहल शुरू की गई है, क्या कुछ एजेंडा है इसका? हमने इसी कम्युनिकेशन को खत्म करने के लिए मन की बात शुरू की है। मेरा मानना यह है कि बच्चे अगर अपनी समस्या को परिवारों में बताने लगें या परिवार भी बच्चों की बातों को आपस में चर्चा करने लगे, तो मेरा अपना अनुभव कहता है कि 80% समस्याओं का समाधान उसी में से निकल जाता है। मैंने कुछ दिन पहले एक छोटा सा एक वीडियो देखा था, वो मुझे बहुत अंदर से बड़ा टची वीडियो था। उसमें एक बच्चा छोटा सा स्कूल से आता है और अपनी माँ से वो स्कूल में क्या हुआ वो शेयर करना चाहता है। वो माँ के चारों तरफ घूमता है, माँ अपने काम में व्यस्त है, टीवी देखने में व्यस्त है, माँ उसको सुनना नहीं चाहती। वो वीडियो का सेकंड पार्ट लिखता है कि एक समय ऐसा आएगा कि आप इसके चक्कर लगाएंगे, आपकी बात नहीं सुनेगा। मुझे लगता है ये बहुत बड़ी थीम है हम सबको समझने के लिए। जी, राइट टू एजुकेशन के तहत कई बच्चों को बेहतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए मॉनिटरिंग की जा रही है, तो इसको लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं? सरकार ने RT एक बड़ा अच्छा कदम उठाया है और इससे बड़ी संख्या में बच्चे लाभान्वित भी हो रहे हैं। हम कई स्कूलों में देखते हैं, मैं भी DPS भोपाल के स्कूल में गया था और मैंने वहाँ देखा कि बच्चे सामान्य जो बच्चे DPS में आते हैं उन्हीं की तरह अपनी परफॉर्मेंस दे रहे हैं और बहुत अच्छी पढ़ाई करके अच्छे परिणाम दे रहे हैं। लेकिन देखा जाता है कि चाहे सरकारी स्कूल ले लो या फिर प्राइवेट ले लो, उन्हीं सबके कहीं शौचालय नहीं बने हुए हैं, कहीं देखा जाता है कि इमारतें जर्जर हैं, बच्चों को बैठने की व्यवस्था नहीं है। सरकार इस पर समय समय प्रयास करती रहती है और RT के माध्यम से भी RT ने नॉर्म्स दिए हैं। RT केवल स्कूल में एडमिशन तक ही सीमित नहीं है। RT के माध्यम से हम देखते हैं कि बच्चों को शिक्षक और बच्चों का क्या परसेंटेज होना चाहिए, कितने बच्चों के ऊपर एक शिक्षक होना चाहिए, बिल्डिंग के नॉर्म्स क्या हैं, बाकी सारे नॉर्म्स भी RT तय करता है। और हम सरकार से समय समय पर नॉर्म्स के आधार पर चलने के लिए बात भी करते हैं और समय समय पर सरकार को इसके लिए निर्देशित भी करते हैं। नॉर्म्स के अनुसार 30 बच्चों पे एक टीचर होना चाहिए और जहां नॉर्म्स के अनुसार नहीं होते हैं वहां के लिए हम शासन को समय समय पर इंगित भी कराते हैं और उनको दिशा निर्देश भी देते हैं कि RT नॉर्म्स के अनुसार शिक्षा की व्यवस्था की जाए। अब हम देख रहे थे कि बहुत समय में जो सरकारी विद्यालयों के अगर मैं कहूँ, सरकारी विद्यालयों में इस तरह की व्यवस्था नहीं हो पाती थी, तो वहाँ पर अतिथि विद्वान की व्यवस्था की गई है। उसी गाँव का कोई एक बच्चा होता है जो इतना पढ़ा लिखा हो, अगर कहीं शिक्षा की कमी होती है तो उस आधार पे हम उसको वहाँ नियुक्ति देते हैं और वो अपनी सेवाएं स्कूल में देता है। अक्सर हम देखते हैं गवर्नमेंट स्कूल ले लीजिए, सरकारी स्कूल में वहाँ पे बिजली कनेक्शन की बहुत बड़ी दिक्कत है, तो इसको लेके आयोग द्वारा क्या इंतजाम किए गए हैं? अभी पिछले 2 महीने पहले अपने सरकार को लगातार पत्र लिखे हैं और मीडिया ने, आप जैसे किसी मीडिया के बंधु ने सरकार से जब बात की तो हमारे जो ACS हैं मोहंती साहब, उन्होंने बोला भी बीच में मीडिया के माध्यम से मुझे संज्ञान में आया है कि पहले चरण में 5000 स्कूलों को हम बिजली युक्त कर रहे हैं। वो सरकार ने दिशा में प्रयास किया है। नई शिक्षा नीति को लेकर आयोग द्वारा कुछ सुझाव रखे गए हैं? ये बहुत अच्छा प्रश्न है आपका और मुझे लगता है आज का बड़ा प्रासंगिक बात है कि हम 1986 के बाद शिक्षा में कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं लाए। कानून के आधार पर कुछ सुझाव तो आए हैं लेकिन बदलाव की आवश्यकता है। जैसे मैं कहूँ, एक बड़ा विषय चलता रहता है, बैग का जो वजन बढ़ता जा रहा है बच्चों पे, यह बड़ा चिंता का विषय है। सम्मानीय सुप्रीम कोर्ट ने बैग एक्ट 2006 इस तरह का किया था और इसमें कुछ डायरेक्शन दिए थे कि बैग और बच्चे का वेट का क्या होना चाहिए, 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन उनका जो उल्लंघन और जो सारी चीज़ें हो रही हैं वो एक चिंता का विषय है। तो अभी सरकार ने HRD डिपार्टमेंट ने एक नई शिक्षा नीति लाने के लिए कहा, तो हमने हमारे जो स्टेट के बाल आयोग है और हमारा नेशनल जो बाल आयोग है उसने मिलकर कई सेमिनार किए हैं। हम लोगों ने अभी ड्राफ्ट को देख करके भी सेमिनार किए थे, तो हमने 3-4 उसमें मुख्य सुझाव दिए हैं। हमारा मानना ऐसा है कि पूरे देश भर में एक तरह की शिक्षा नीति हो तो वह देश के लिए भी और सबके लिए अच्छा होगा।
जिस तरह से सरकार ने बड़ा प्रयास करके एक जीएसटी बिल लाए कि पूरे देश में एक टैक्स होगा, हमारा मानना है शिक्षा नीति भी देश में एक होना चाहिए, तो वो काफ़ी कारगर होगी। दूसरा हमारा मानना ये है कि किसी न किसी तरह की एक रेगुलेटरी कमेटी बने जो स्कूलों की बाकी चीज़ों को भी देखे, चाहे वो फीस हो चाहे कुछ भी हो, तो इस तरह के विषय पर एक रेगुलेटरी कमेटी बनना चाहिए। तीसरा हमारा मानना ये है कि प्रशासनिक में भी, जैसे पुलिस व्यवस्था में कोई होता है, ऐसे एजुकेशन का भी कैडर होना चाहिए, जैसे आईएएस आईपीएस, इस तरह से एजुकेशन का भी कैडर होना चाहिए। तीसरा हमारा मानना इसके साथ साथ में ये है कि जब ये तीनों चीज़ें हो जाएंगी तो हमें लगता है हम बहुत चीज़ें उनकी गुणवत्ता में सुधार ले आएंगे। जी जी जी। अक्सर देखा जाता है प्राइवेट स्कूल में जो बच्चे रहते हैं वो 3 साल में एडमिशन लेते हैं और जो सरकारी है वो 5-6 साल में रहते हैं। तो ऐसे में बच्चे सरकारी और प्राइवेट स्कूल के जो बच्चे होते हैं वो उसमें सरकारी स्कूल के जो बच्चे रहते हैं वो वीक हो जाते हैं। तो इसमें सरकार शासन आयोग द्वारा क्या कुछ इस तरह का अभी मैं पिछले महीने में मैंने एक पत्र लिखा था सरकार को, जी। और सरकार ने नई शिक्षा नीति में इसको शामिल किया है, जिसमें हमारी जो मध्य प्रदेश के अंदर में 52,000 आंगनबाड़ियाँ हैं। जी जी। इन आंगनबाड़ियों में इसी उम्र के बच्चे आते हैं, तो वो केवल पोषण का केंद्र ना होते हुए वो उसके एजुकेशन और उसके डेवलपमेंट का भी केंद्र बने। इसके लिए हमने प्रयास किया है कि हमारी जो आंगनबाड़ियाँ हैं वो धीमे धीमे प्री प्राइमरी स्कूल के रूप में डेवलप हो, और वहाँ बच्चों को खेल खेल में छोटा सा अक्षर ज्ञान है, बाकी उसके शिक्षा से संबंधित कुछ उसके लगाव बढ़ें, इस तरह के प्रयास शुरू कर दिए हैं, और मुझे उम्मीद है हम एक बहुत अच्छे परिणाम की तरफ उसमें पहुँचेंगे। सरकार द्वारा जैसा देखा जाता है कि अरबों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन तब भी कुपोषण की संख्या जो है लगातार बढ़ती जा रही है, तो इसके लिए क्या कुछ कदम उठाएंगे? मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि लगातार संख्या बढ़ रही है, बट सरकार के प्रयास उसमें गंभीर हैं। अभी तक हमने सारे जिलों में एक स्पेशल जो बच्चों के लिए इस तरह के बच्चे होते हैं एसएनसीयू शुरू किया था, और आगे देखने में लगता है कि पर्याप्त नहीं है, तो हमने ब्लॉक पर भी इसको ले गए हैं, जिसमें अगर कोई कुपोषित बच्चा आता है तो वो एसएनसीयू में रहता है। बच्चे की डाइट की पूरी चिंता करते हैं, नॉर्म्स के अनुसार उसका उतना वेट नहीं होता है तक बच्चे को मार रखते हैं, और फॉलोअप भी लेते हैं, उसके 3 फॉलोअप लेते हैं कि कहीं बच्चे को फिर से कोई दिक्कत तो नहीं है। साथ साथ में हमको ऐसा लगता था कि जो उसके माता पिता जो गार्जियन आते हैं वो अपना वर्किंग होने की वजह से काम छोड़ के मजदूरी पे जाते हैं, वो ना आने में उनको दिक्कत होती थी, तो सरकार ने उसके लिए भी किया है कि जो उसके साथ में उसका गार्जियन रहेगा उसको 120 रुपये हम पर डे के हिसाब से उसका जो काम छूट रहा है उसके बदले में देते हैं, साथ में उसके रहने और खाने की पूरी व्यवस्था की जाती है। तो मेरा मानना है कि सरकारें और योजना जितनी गंभीरता से इस पे काम कर रही हैं, आवश्यकता है समाज का उसी तरह से इन्वॉल्वमेंट होने की, और समाज अगर इसके सहयोगी बन जाएगा तो मैं विश्वास के साथ कहता हूँ इन समस्याओं को बहुत जल्दी उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। जी जी। जिला स्तर पर गठित बाल कल्याण समिति को एक्टिव करने के लिए क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं? हम इन सारी जो सरकार की योजनाएं हैं, बाल आयोग जिन विषयों पर चिंता व्यक्त करता है, बच्चों से संबंधित जो भी योजनाएं हैं, तो हम ऐसा अपनी समितियों को भी उसमें एक्टिव करते हैं। और मुख्य रूप से जो सीडब्ल्यूसी हमारी हैं, सीडब्ल्यूसी में कोई इस तरह के बच्चे आते हैं, आप देखते होंगे जगह पे कोई या तो विधि विरुद्ध बच्चा होता है तो उसको सीडब्ल्यूसी में पेश करते हैं, या कोई नवजात बच्चे हमारे पास आते हैं कि जो कि अनाथ बच्चों के रूप में होते हैं तो सीडब्ल्यूसी में। तो सीडब्ल्यूसी की एक वर्किंग है, उसको उस विषय में जुडिशियल पावर है, लेकिन हम उसको केवल उसी विषय तक सीमित ना रखते हुए हमारा प्रयास यह है कि सीडब्ल्यूसी एक सामाजिक आंदोलन में और वहाँ के एक समाज को जोड़ने में सहभागी बने। इसके लिए हम सीडब्ल्यूसी को एक सोशल वर्कर के रूप में भी उसको अधिक से अधिक सक्रिय हो, ऐसा प्रयास है हमारा। कई बार देखने में आता है, रेलवे स्टेशन देख लो, बस स्टेशन देख लेते हैं, वहाँ पे कुछ बच्चे जो रहते हैं भीख मांगते रहते हैं या फिर कुछ नशा करते रहते हैं, तो इनके पुनर्वास के लिए, इनकी शिक्षा के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं? ये समस्या बड़ी विकराल होती जा रही है और विकराल हमारे सामने खड़ी है। इस पर हम लोगों ने भी काफ़ी प्रयास किए हैं। अभी मुख्य रूप से हमने प्रत्येक जिले के अंदर में राज्य शिक्षा केंद्र के माध्यम से एक हॉस्टल शुरू किया है, और हमने उसमें 2 तरह की व्यवस्थाओं को जगह देने का प्रयास किया। इस तरह के बच्चे हमारे जो होते हैं वो साथ में जो माँ बाप आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है वो मजदूरी के लिए कहीं माइग्रेट होकर के जाते हैं, ऐसे बड़ी संख्या में होते हैं। जैसे हम देखते हैं कि कई बार छत्तीसगढ़ में धान काटने के लिए जाते हैं या कहीं अन्य जगह पर जाते हैं मजदूरी के लिए, तो जब जाने की वजह से उनके बच्चों की शिक्षा प्रभावित ना हो, इसके लिए सरकार की तरफ से हर एक जिले में एक हॉस्टल की व्यवस्था की है, जिसमें हमने हर उस जिले से मांगा था एक प्रपोजल कि आपको कितने समय के लिए चाहिए, तो 4 महीना और 6 महीने से 2 तरह की कैटेगरी रखनी है। उस कैटेगरी में जब वो माँ बाप वहाँ जाते हैं लेबर के काम के हिसाब से, तो उनके बच्चों की हम हॉस्टल में रहने की व्यवस्था करते हैं और उनका पढ़ाई प्रभावित ना हो, ऐसा प्रयास करते हैं। तो हम देखें हमारे 51 जिलों में इस तरह के हॉस्टल की हमने व्यवस्था की है। साथ में मध्य प्रदेश की सरकार ने एक और इनिशिएटिव लिया है, जो कि वास्तव में देखूं कि देश में सबसे पहले मध्य प्रदेश ने लिया है। उसमें क्या होता है कि हम लोगों ने अभी 4 बड़ी जगहों पर हॉस्टल बनाए हैं,
और मुख्य रूप से इन्हीं के लिए कि जो लोग काम के हिसाब से बाहर जाते हैं, तो हर एक हॉस्टल में 2000 बच्चों की रहने की कैपेसिटी होगी। अगले सत्र से वो शुरू हो जाएंगे तो हम 8000 बच्चों की और इस तरह की व्यवस्था कर लेंगे। एक मैं इसमें बहुत अच्छी बात बताना चाहूँगा, हमारे देवास के जो कलेक्टर हैं अवस्थी जी, उन्होंने बड़ा अच्छा प्रयास किया है और बड़ा सराहनीय काम है उनका। उन्होंने एक अभियान चलाया, इसमें भिक्षा नहीं शिक्षा। तो वो लोगों से ये अपील करते हैं कि आप किसी को अगर सहयोग देना चाहते हैं तो आप भिक्षा के रूप में मत दीजिए, उसकी शिक्षा में कीजिए। 100 बच्चों को उन्होंने आइडेंटिफाई किया और उसको रहने की व्यवस्था की है और उनकी स्कूलिंग की व्यवस्था है। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस वो बच्चे दे रहे हैं। आपकी अनुशंसाएं के जवाब नहीं आते हैं तो ऐसी स्थिति में आप क्या करते हैं? समय समय पर हमारे सामने जो समस्याएं आती हैं या किसी तरह की कंप्लेंट्स आती हैं तो उसके लिए हम संबंधित विभागों को, संबंधित अधिकारियों को उसकी जांच के लिए बोलते हैं और एक निश्चित समय भी रहता है कि इतने समय के अंदर भेजना है। अगर नहीं आती हैं तो हम उसके और ऊपर के अधिकारी जो हायर अथॉरिटी होते हैं उसको लिखते हैं और ना इनके बाद भी नहीं आते हैं तो आयोग के पास अपना एक अधिकार होता है जिसके अंतर्गत वो नोटिस दे करके, जिसके अंतर्गत सम्मन दे करके और स्वयं अधिकारी को उपस्थित करने के लिए कहता है। मैं भी देखता हूँ कि मैंने करीब करीब पिछले 5 महीने के अंदर में सब 300 साढ़े 300 के आसपास पत्र लिखे हैं। उसमें से 70-80% पत्रों के जवाब आए हैं। जो नहीं आते हैं तो अगर मैं देखूं कि मैंने जितने भी मेरे पास अभी पेंडेंसी है तो मैंने जो प्रशासन के मुखिया होते हैं मैंने उनको पत्र लिखा है, CS को भी लिखा है और पुलिस से संबंधित जो होते हैं उनके पुलिस के मुखिया DG को भी पत्र लिखा है कि आपके इस जिलों के इतने पत्र हमारे पास नहीं आए हैं, कृपया उनको आदेशित करें कि पत्रों के जवाब दें। और इसके बाद भी नहीं आते हैं तो एक सम्मन भेज करके हमें स्वयं उसको उपस्थित रहने के लिए बुलाने का अधिकार है, जिसका भी हम प्रयोग करते हैं समय समय पर। आप कोई संदेश देना चाहते हैं हमारी जनता को? मैं बच्चों के लिए ज़रूर एक संदेश के रूप में कहना चाहूँगा। मैं कहूँगा कि बच्चों, ये जीवन बहुत अनमोल है। प्रकृति में सबसे श्रेष्ठ और समृद्ध मनुष्य होता है और समाज की भी, परिवार की भी अपेक्षाएं भी होती हैं। इन सब को देखते हुए हम जिंदगी में हमेशा अच्छे काम करें। और मैं बच्चों से एक जरूर अपील करूँगा इसमें कि जो देश की सबसे बड़ी समस्या के रूप में मैं देखता हूँ अशिक्षा। अगर प्रत्येक बच्चा ये संकल्प ले ले, जो हमारा एक पढ़ा लिखा बच्चा है, कि मैं अपने जीवन में 5 लोगों को साक्षर करूंगा, तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर, इस देश के अंदर भी असाक्षरता रूपी जो अभिशाप हमारे सामने खड़ा है वह खत्म हो जाएगा। तो प्रत्येक बच्चे से मेरा यही निवेदन है कि अपने जीवन में 5 बच्चों को साक्षर करने का संकल्प लें। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष राघवेंद्र शर्मा। अगली बार हम फिर हाजिर होंगे एक नई हस्ती के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।